बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 की आखिरी सहमाई फलस्तीनियों के लिए बदतरीन साबित हुई। नस्ल कशी का सिलसिला जारी रहा, इसराइल के बेईमाना हमले जारी रहे। नस्ल कशी के साथ साथ खून-रेज़ी का एक ऐसा बाजार गर्म था कि जिस पे आलमी बरादरी खामोश रही। खामोश क्या थी, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर वेटो करता रहा उन तमाम करारदादों को कि जिसके अंदर इसराइल की हमले की मजम्मत की गई है, इसराइल को रोकने की बात की गई। बहरहाल आलमी बरादरी भी खुल के सामने आई कि किस तरीके से नस्ल कुशी के ऊपर, किसी जानवर के मरने के ऊपर आवाज उठाने वाले, ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक चलाने वाले, वो भी खामोश रहे। बात नहीं हुई तो फलस्तीनियों के हवाले से नहीं हुई, मजलूम फलस्तीनी कत्ल का शिकार होते रहे। बहरहाल बात करेंगे आज का इख्तितामी प्रोग्राम, इस साल का इख्तितामी प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम फलस्तीनियों के नाम होगा। मेरे साथ हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद कदूमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत को 2023 में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं, फलस्तीनियों की बात करते हैं एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब ये ऐलान कर चुके हों कि नए साल की तकरीबात का कोई पास, कोई परमिट जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। एक जानिब हमारे भाई मर रहे हैं, दूसरी जानिब हम तकरीबात करें नए साल की आमद पर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मिस्र ने कोशिश की है, इससे पहले भी कोशिश हुई, जब हमने देखा कि मिस्र की कोशिशों के नतीजे में यरगमाली भी रहा हुए और साथ साथ इमदाद का सिलसिला भी जो है वो बहाल हुआ था। अब मिस्र एक मरतबा फिर कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि जी हमास और इसराइल की जानिब से, यानी कि दोनों फरीकैन की जानिब से किसी पॉजिटिव जवाब का इंतजार है। तो कितनी अहम समझते हैं इन कोशिशों को और क्या बातचीत हो रही है, अगर कुछ बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि देखिए मिस्र हमारा नेबर है, हमारे बड़े भाई है और आपने देखा मिस्र और कतर का दोनों जो रोल है इस जंग के अंदर है कि जितना कोशिश है कि फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म और सितम का जो भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज इनको अवेल किया। प्रॉब्लम मिस्र में नहीं है, प्रॉब्लम है कतर में नहीं है, हमारे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारा दुश्मन का। हमारा दुश्मन है क्योंकि खूनरेज़ी है, ब्लड साम्राज्य है, ऑक्यूपायर है, वो अमन का टैक्स देने को तैयार नहीं है। और प्रॉब्लम है अमेरिका में, जो अभी तक इन्होंने सही तरह डिप्लोमेटिक प्रेशर इजराइल के ऊपर नहीं लगाया। अमेरिका बल्कि उल्टा है, वीटो यूज करते हैं कि जी ये जंग रोकना क्या खिलाफ है। अब सारी दुनिया कह रहे हैं जंग रोके और इसराइल और अमेरिका दोनों वीटो को जरिया से अमेरिका ने इस जंग को ना रोकना के बहाने बनाया हुआ। देखिए अभी फिलहाल है कि हमारा मुतालबा भी है जंग रोकना का, क्योंकि अभी इजराइली हमारा मुजाहिदीन को सामना नहीं कर सके, जाकर हमारा जो निहत्ते बच्चे, मासूम बच्चे के खिलाफ ये कत्ल आम शुरू कर दिया। इसीलिए कि ये हम मिस्र के नक्श के बारे में बात नहीं कर रहे, या रोल या कतर का या दूसरा दीगर मुस्लिम हो या अरब मुल्क है जो ब्रदर्स हमारे, नहीं हमारा मुश्किल है, जो प्रॉब्लम है मुश्किल है हमारा दुश्मन के साथ। डॉक्टर साहब जनूबी अफ्रीका भी है, दीगर ममालिक भी हैं, आलमी अदालत इंसाफ से रुजू का फैसला हुआ है। जाहिर है कि मुसलमान ममालिक तो इस्लामी इबादत की वजह से आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक कि जो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आपके साथ आए हैं। खासतौर पर जिस मैंने जनूबी अफ्रीका का तस्करा किया कि वो कहता है कि जी केस करेंगे आलमी अदालत के अंदर, नस्ल किसी की जा रही है फलस्तीनियों की। तो कितना इस सारे इकदाम को आप समझते हैं कि आलमी बरादरी का प्रेशर जो है वो इसराइल को कोई हिला भी सकेगा अपने उस गलीज मौक़िफ़ से? हम इसको पॉजिटिव तरीका से देखते हैं, क्योंकि ये इंसानों को, दूसरा इंसान का दुख को फील करता है। वरना कि ये साउथ अफ्रीका हो या बोलीविया हो या कंबोडिया का क्या मतलब, वो मुसलमान है या फलस्तीनी है या अरब है, वो बिल्कुल नहीं है। लिहाजा के ये जो इजराइल के जंगी जराइम है कि सारी दुनिया असली इसराइली चेहरा को, जो हम एक सदी से दुनिया को बताते रहे कि हमें नहीं सुनते, आज इन्होंने देखा है और आज इन्होंने सामने लिया। अब ये देखो साउथ अफ्रीका में जो ICG में, इसके अलावा एक और किरदार है बहुत अहम है, वो लोकल अदालतों में साउथ अफ्रीकन अवाम ने केसेस इसराइल के खिलाफ के दर्ज किया। उससे ये होता क्योंकि वो आपने ICG में शायद वो थोड़ा सा बायस्ड हो या इनका कुछ कमिटमेंट हो या वो उधर से कोई वर्डिक्ट आप नहीं निकाल सकते, लेकिन कम से कम जब लोकल अदालतों में आप केसेस इजरायली क्रिमिनल्स के खिलाफ दर्ज करते हैं तो डिप्लोमेटिक मूवमेंट है जो इजरायली डिप्लोमेट को आप इसको आइसोलेट रखते हैं, आइसोलेट करते हैं।
तो ये बहुत अहम किरदार है। पहले भी मुझे याद है 2014 में एक पाकिस्तानी नौजवान है और एक ईरानी नौजवान, दोनों मुश्तरका तौर पर लंदन के लोकल अदालतों में यहूद ओलमर्ट के खिलाफ, इसराइली प्राइम मिनिस्टर, वक्त का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त था, कि उसके खिलाफ किया। उसके नतीजा ये होता कि इसके विजिट के दौरान लंदन हीथ्रो में MI6 आकर और उनसे माजरत किया, हम आपको रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपके खिलाफ हमारे अदालतों में एक केस है, दर्ज हुआ है। ये है कि आपका हदफ होना चाहिए कि कैसा इसराइल को डिप्लोमेटिकल महाज में इसको आइसोलेट करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, सफारती अस्करी महाज पर जो हमास की कार्रवाई, अब तो जाहिर है कि खासतौर पर अस्करी कार्रवाइयों के हवाले से तो दुनिया ये कहने लग गई है कि इसराइल जो है वो अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। दोनों महाजों को अगर हम जायजा लें, सफारती महाज और अस्करी महाज, तो अब तक क्या कामयाबियां जो है वो हासिल हो सकी हैं? देखिए, हमारे जो रेजिस्टेंस है फलस्तीन में, उसका एक थ्योरी होता है, यानी होलिस्टिक अप्रोच है। ये सिर्फ नहीं है कि हम जंग लड़े, आखिर में तो हमने कुछ सियासी सोल्यूशन की तरफ जाना है। हमने इस सियासी सोल्यूशन जाने के लिए एक हिकमत अमल ये किया है कि मैदान जंग में इसराइल को सबक सिखाना है, इसलिए कि 7 अक्टूबर में इसराइली हेजेमनी जो है ना वो नाबूद हो गए। वो अब इसराइल वो नहीं रहा जो 7 अक्टूबर से पहले, अमेरिकन हेजेमनी अब नहीं रहा कि जो 7 अक्टूबर से पहले। साथ साथ के हम ये हिकमत अमल है, दुनिया के साथ बातचीत करते भी है। यानी आप इस्माइल हनिया साहब है जो हमारा चेयरमैन, उनका दफ्तर है कि डिप्लोमेटिक विजिट से बढ़े हुए हैं और अभी पॉलिटिकली तौर पे है, पब्लिक ओपिनियन के तौर पे इसराइल का नैरेटिव कोई नहीं भी एक्सेप्ट करता है। पब्लिक में कह रहा हूँ, अमेरिकन पब्लिक, लंदन के पब्लिक, साउथ अफ्रीका के पब्लिक, साउथ अमेरिकन पब्लिक है, वो अभी ये जितना भी कार्रवाई कर रहे हैं इसराइल हमारे अवाम के खिलाफ है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है और वो साबित हुआ कि दुनिया अब तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि इसराइल के रिवायत और इनके नैरेटिव है। पॉलिटिकली तौर पे मैं आपको ये भी बताता चलूं, एल्डर्स ऑफ इसराइल आज भी कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी हो गए। आप खुद देख रहे कि अमेरिका और इसराइल आइसोलेट हो गए यूनाइटेड नेशन के अंदर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वीटो है ना वो अमेरिकन हमेशा यूज करते हैं। वो हर करारदादें जो इसराइल के खिलाफ है वो नाकाम होता है और इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली तौर पे अब बहुत तब्दीली आ गई। अब दुनिया जाकर देखा है कि कुछ ऐसे अवाम है फलस्तीन में जो इनके नुमाइंदगी है, ये मुजाहिदीन और मुकामीन ठीक ठाक कर रहे हैं और वो नुमाइंदगी ऐसे कर रहे हैं कि जी वो चाहते हैं अपने अवाम के लिए पुरअमन और पुरसुकून जिंदगी गुजारना, और हम दूसरे अवाम की तरह दुनिया में जिस तरह जी रहे हैं कि वो उसी तरीके से हम जीना चाहते हैं। आखिर में कौन पसंद करते हैं इनके बच्चे इस तरीके से कि इनके ब्लड शेड हो जाएगा? ठीक है, आजादी की जद्दोजहद में इसका लज्जत कुछ और है, लेकिन और वही इस तारीख हमें सबक सिखाया कि कुर्बानियों के बगैर ये आजादी हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसकी तरफ से दूसरी तरफ से हमारा जो विजडम है, हमारा तहरीक मुज़ाहमत के हमारा अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो साबिर अवाम है हमारा साथ दे रहे हैं। स्टेडफास्टनेस हमारी है और हमारा मुजाहिदीन का इसका मेन वजह अल्लाह के ईमान की बात यही अवाम है जो बेचारे हमारा साथ दे रहे हैं, जो देख रहे हैं कि ये लीडरशिप और ये फाइटर्स इनके खुशी में शरीक है और इनके दुख में शरीक है, उनके घर भी मिसमार होता है, इनके बच्चे भी शहीद होता है। इसी तरीके से ये हिकमत अमल के पॉलिटिकल रिलेशन के साथ, डिप्लोमेटिकल रिलेशन के साथ, अवाम के सोशल मीडिया और नैरेटिव के साथ और मिलिट्री अचीवमेंट के साथ ये फॉर्मूला बनता है। इसराइल आज वो इसराइल नहीं है जो वेस्टर्न पावर्स इन्होंने सदी की शुरुआत में बनाया इनके इंटरेस्ट को संभालने के लिए, वो इसराइल नहीं रहा, बल्कि ये इसराइल एक बोझ बन गया है उसके ये जो वेस्टर्न ताकतों के इसकी खालिकीन के ऊपर है। और वो आज भी बाइडेन हमें सुनाई में दिया कि वो नेतन्याहू से ये मुतालबा कर रहे जाकर अपने कैबिनेट को चेंज करना। तो ये होता है जीत, ये होता है अचीवमेंट है, और ये हमारा अवाम आज वो बेहतर जिंदगी का मुस्तहिक है और वो बेहतर आइंदा, बेहतर फ्यूचर का मुस्तहिक भी है। डॉक्टर साहब, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि कभी इसराइल किस वक्त जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर हमलावर होगा, किस तरीके से जो है वो नस्ल कशी करेगा, खूनरेजी का बाजार गर्म करेगा। ये तो हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं कि बस एक कार्रवाइयों का एक सिलसिला है, मजलूमियत की एक दास्तान है। लेकिन अगर इस दफा की कार्रवाई जो अब 2-3 माह की जंग है, इसको आप इसराइल की इस जारियत को पिछले मुकाबला करें तो कितना फर्क नजर आता है, कितनी मुख्तलिफ आपको नजर आती है?
देखिए, इसराइल की तरफ से भी इसका आप समझ सकते हैं कि आज इसराइल 2.5 बिलियन डॉलर हर हफ्ता जंग अखराजात का खर्च कर रहे हैं। आज इसराइल पहले मर्तबा उधार लेना भी मजबूर हो गया। आज अमेरिका एक स्पेशल आर्म्स को देना को शुरू कर दिया। अब देखिए, इनके पास कोई ऐसा चीज नहीं रहा जो इन्होंने हमारा बच्चे, मासूम बच्चे के खिलाफ के ऊपर नहीं फेंका है। लेकिन अब तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। दूसरा तरफ से हमारा मुजाहिदीन ने बैलेंस ऑफ लॉसेस जो होता है ना, वो इसको बढ़ा दिया है। आज अगर 7 अक्टूबर से पहले हर इसराइली के सामने 150 से लेकर 300 फलस्तीनी शहीद होते हैं, 7 अक्टूबर के बाद, तूफान अल अक्सा के बाद, ये फॉर्मूला हर इसराइली सोल्जर के सामने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 फलस्तीनी शहीद होता है। ये होता है कि जब आप अपने कार्रवाई को खुद अपना हाथ से लेकर आगे जाते हैं। ये मजबूरी का रास्ता है, क्योंकि आलमी बरादरी ने हमें इंसाफ नहीं दिया। तो ये तारीख हमें सबक सिखाते हैं, हमें यही बताते हैं कि जी आप अपना आप को डिफेंड करें और हर सूरत में ये जिल्लत का जिंदगी को एक्सेप्ट ना करें, साम्राज्य को एक्सेप्ट ना करें। ये हमारा जो अलजायर भाई और बहनों ने 1.5 मिलियन शहीद इन्होंने कुर्बानी दिया है फरंसावियों के खिलाफ जब इन्होंने आज़ादी को हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा मुजाहिदीन ने जब इन्होंने 1/3 इजरायली मरकाफा के पास जो है ना, इजरायली आर्मी जो है, इनके पास 600 मरकाफा, हमने 300 के करीब मरकाफा को तबाह कर दिया है। तकरीबन उनके आधा का व्हीकल्स को तबाह किया है। इसराइलियों की बकौल 27 अक्टूबर जमीनी हमले के आगाज से आज तक हर रोज 3 इजरायली सोल्जर्स हलाकत में होता है। सोल्जर्स की बातें कर रहे हैं, यही के हमारा के मुजाहिदीन के शरफ और इनके अखलाक जब मैदान में मुजाहिद इसके सामने इजरायली मिलिट्री ऑफिसर जो जल्लाद है उसको सामना करते हैं, उसके तकरीबन 72 घंटे के ऊपर 72 आर्मर्ड व्हीकल को तबाह किया हमने। यानी हर एक घंटा के बाद एक इजरायली व्हीकल को तबाह कर रहे हैं। ये तकरीबन डिफरेंस आप कह सकते हैं कि मिलिट्री लेवल पर। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवर उल काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म है हमारे, उन्होंने ऐलान किया है कि साले 9 की तकरीबात खासतौर पर वफाकी दारुल-हुकूमत में उसके तमाम इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान किसी ऐसे मौके के ऊपर जश्न नहीं मना सकता नए साल की आमद का कि जब उनके भाई फ़लस्तीन के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं, उनकी नस्ल कशी की जा रही हो, उनके ऊपर बमबारी की जा रही हो, उनको मज़लूमियत का जो है वो इस्तारा बनाया जा रहा हो। ऐसे सारे मौके के ऊपर पाकिस्तान ये समझता है कि वो नहीं खड़ा हो सकता उस तमाम मामले में किसी जश्न के लिए कि जहां पर उनके भाइयों के साथ सब कुछ जारी हो। तो कितना इसको वेलकम करते हैं सारे जेस्चर को, और पूरी बाकी दुनिया से, इस्लामी दुनिया से क्या मुतालबा इस सारे ज़मन में करेंगे? देखें, ये जो स्टैंड है वजीर आजम साहब का, अनवर उल हक काकड़ साहब का जो है ना, वो हम इसका शुक्रगुजार कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम का है, खा हो के ऑफिशियल लेवल पर हो या खा हो के मतलब पब्लिक लेवल पर, कि जब वो फलस्तीन का साथ देने का मौका है, हमने देखा हमेशा फलस्तीन के साथ है, हमेशा के अपने अवाम अपने जख्म और दुख और कुर्बानियों के साथ है। आखिर में कि आप लोग हमारा भाई है, और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मजीद अपना पॉलिटिकल स्टैंड को आगे ले जाए, ताकि इसराइल के ऊपर एक अच्छा डिप्लोमेटिक दबाव हो जाएगा तो और ये जंग को बंद हो जाएगा। अगर इस्माइल हनिया साहब ने के वो कन्वेंशन सेंटर में खिताब करने वाला है कि वो अपने जज्बा का इजहार किया और उम्मीद का इजहार किया पाकिस्तान से, कहने लगे कि पाकिस्तान अगर इसराइली को धमकी दे ये जंग रोकेगा, तो वो हम समझ सकते हैं कि वो हम कितनी उम्मीद लगाते हैं इस कौम से और इस गवर्नमेंट से और इस पाकिस्तान से, जो अकीदा के नाम पे बने हुआ है, जो ईमान के नाम पे बना हुआ है। हम यही पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान ऑफिशियल स्टैंड और पाकिस्तान के पब्लिक स्टैंड को शुक्रगुजार हैं कि वो इन्होंने के हर कोई इस मसला में और इस महाज में कोई कमी नहीं दिखाया। और बहुत शुक्रिया है कि अभी न्यू ईयर में हम अपने तरफ से पाकिस्तान के लिए दुआगू है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और अमन से रहेंगे, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान इज्जत और करामत के साथ जिंदगी जिएंगे, और हमेशा जितना भी मसाइल पाकिस्तान का वो हल हो जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत है यानी फलस्तीन मजबूत है।
यानी इसराइल इसका शिकस्त करीब होगा। पाकिस्तान अगर इनके अमन है, पाकिस्तान का अगर टेंशन नहीं है, पाकिस्तान अगर स्टेबल है, तो इसके मतलब फ़लस्तीन भी स्टेबल हो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद कदूमी साहब, तर्जुमान हमास मेरे साथ मौजूद थे। फ़लस्तीनियों को ज़ाहिर है कि इस साल 2023 के अंदर बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा इख्तितामी चंद माह के दौरान। अल्लाह से दुआ है, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि 2024 फ़लस्तीनियों के लिए किसी अच्छे पैगाम का, किसी अच्छे मामलात की नवीद का सबब बने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ चलेंगे पाकिस्तानी मईशत की तरफ। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद।